नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीईटी प्रिपरेशन में। ये एक निःशुल्क सेवा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था विभिन्न विधियाँ, शिक्षण विधियाँ। अब उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे एक एक करके। पहले ये दल शिक्षण विधि, इसे टोली शिक्षण विधि भी कहते हैं, टीम टीचिंग मेथड भी कहते हैं इसे। डेविड वार्डिंग इसके जनक माने जाते हैं। 1955 अमेरिका में इन्होंने दी थी। दल शिक्षण एक नवाचारिक शिक्षण विधि है, नई विधि है, नव विचारों पर आधारित विधि है, जिसका प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में हुआ था। आरंभ के समय अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध छात्र थे, खोजी छात्र मिशिगन और मार्शा ने 1939 ईस्वी में सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है, जब अमेरिका और जर्मनी इत्यादि के बीच में युद्ध हो रहा था। तब के समय की अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो डेविड वार्डिंग है ने अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए सन 1955 में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया, अतः इन्हें इस विधि का जनक भी कहते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से जैसे क्वेश्चन आए फैक्ट वाइज क्वेश्चन के दल शिक्षण विधि या टोली शिक्षण विधि या टीम टीचिंग मेथड के जनक माने जाते हैं या जनक है, और ऑप्शन दे दे जो बहुत सारे, जैसे किलपैट्रिक दे दे, जॉन डीवी दे दे, डेविड वार्डिंग और स्किनर, तो हमें डेविड वार्डिंग को टिक करके आना है। डेविड वार्डिंग के अनुसार उनका कथन है कि जब दो या दो से अधिक अध्यापकों का दल मिलकर एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों की किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करते हैं तो इसे ही दल शिक्षण कहते हैं। उनकी एक ही परिभाषा में सब कुछ समावेश है। देखिए कि जब दो या दो से अधिक अध्यापकों का दल मिलकर एक ही शैक्षिक स्तर, मतलब एक ही कक्षा, एक ही क्लास, कोई सी भी क्लास हुई वो चाहे छठी हुई, सातवीं हुई, आठवीं हुई, उन विद्यार्थियों किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करते हैं। जैसे गणित संबंधी समस्या हो या कोई सी थ्योरी समझ में नहीं आ रही हो, तो वे शिक्षक मिलकर उस समस्या का समाधान करते हैं, तो दल शिक्षण विधि कहलाती है। तो इसमें जो अध्यापक होते हुए अपने अपने विषयों में पारंगत होने चाहिए। दल शिक्षण में केवल अध्यापकों का दल होता है, जिसका चयन निम्न 3 प्रकार से होता है। अध्यापकों का चयन भी 3 प्रकार से होता है। एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक भी हो सकते हैं, या अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापक भी हो सकते हैं। ये समस्या पर आधारित होता है कि किन अध्यापकों को हम दल शिक्षण के लिए बुलाएं। अलग अलग विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक भी हो सकते हैं, और समस्या पर आधारित है कितना बड़ा हो। दल शिक्षण के कुल 3 सोपान होते हैं। ये सोपान महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रकरण का चयन, ये पहला सोपान है। फिर व्यवस्था, इसको क्रियान्वयन भी बोलते हैं, और तीसरा है मूल्यांकन या प्रशिक्षण। पहले तो प्रकरण का चयन होगा कि समस्या क्या है, किस विषय से संबंधित है, किसको किसको बुलाना है। फिर व्यवस्था क्रियान्वयन होता है, किसको किसको बुलाना है, क्या क्या करना है, कितने विद्यार्थी सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद मूल्यांकन परीक्षण होता है कि हमने क्या सीखा, कितना सीखा। ये अंततोगत्वा मूल्यांकन होना ही चाहिए। दल शिक्षण के में कुल कितनी शिक्षण विधियाँ होती है, तो 3 शिक्षण विधियाँ होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि दल शिक्षण विधि में कुल कितनी शिक्षण विधियाँ सम्मिलित हैं, तो 3 शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। एक तो व्याख्यान विधि का, जिसमें समस्या प्रकरण चयन होने के बाद व्यवस्था के अंतर्गत व्याख्यान दिया जाता है शिक्षकों द्वारा। फिर उसके बाद समस्या का समाधान किया जाता है, फिर प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। तो व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ये याद रखने योग्य बात है कि दल शिक्षण विधि में कि 3 सहायक शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है, तो व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। और 3 सोपान कितने सोपान है, तो 3 सोपान है। कौन कौन से, तो प्रकरण का चयन होता है पहले, फिर व्यवस्था होती है, व्यवस्था को ही क्रियान्वयन कहा जाता है। उसके बाद थर्ड है मूल्यांकन या परीक्षण।
फिर आते हैं हम कि दल शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है। तो कुल अवधि 3 घंटे होती है, जिसे 3 सत्रों में विभाजित किया गया है। दल शिक्षण विधि कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की होती है। देखिए इसका एक डीमेरिट सामने आया है कि इसमें समय अधिक लगता है। ठीक है, अभी वो डीमेरिट मेरिट मतलब लाभ और कमियां इत्यादि भी हम पढ़ेंगे। पहला दल शिक्षण विधि में देखिए 3 सत्र होते हैं। एक तो आम सभा सत्र होते हैं, आम सभा सत्र, और इसके बाद है लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। तो आम सभा सत्र की अवधि होती है 90 मिनट, क्योंकि इसमें सभी अध्यापक रहते हैं, सभी विद्यार्थी रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर लघु सभा सत्र 45 मिनट का होता है, प्रयोगशाला भी सत्र भी 45 मिनट का होता है। आम सभा सत्र में अध्यापकों की संख्या सभी होते हैं अध्यापक, फिर विद्यार्थी भी सभी होते हैं। उपयोगी किसके लिए हैं ये? तो ये प्रतिभाशाली के जो बालक होते हैं वो इसको कैच कर पाते हैं, जो भी कंटेंट वहाँ पढ़ाया जाता है। बाकी अध्यापकों के लिए बाकी बच्चों के लिए जो कमज़ोर बालक है उनके लिए लघु सभा सत्र इत्यादि होते हैं। समस्या होती है इसमें सामूहिक हल किया जाता है समस्या का। आम सभा सत्र में समस्या का हल किया जाता है तो सामूहिक हल किया जाता है। लघु सभा सत्र 45 मिनट का होता है। अध्यापक की संख्या 1 होती है जो उस विषय से संबंधित होता है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या भी कम होती है, लगभग 10 से 12। उपयोगी ये कमज़ोर बालकों के लिए, क्योंकि वे सामूहिक तौर पर अपनी बात कह नहीं पाते। 10-12 बालकों में एक ही अध्यापक रहेगा तो वे अपनी बात खुलकर कह पाएंगे। समस्या इसमें व्यक्तिगत हल होता है समस्या का। फिर प्रयोगशाला सत्र 45 मिनट का होता है। इसमें अध्यापक 2 होते हैं, एक निरीक्षण करता होता है इत्यादि। विद्यार्थियों की संख्या इसमें 25 रखी जाती है। उपयोगी ये सभी के लिए उपयोगी है। समस्या इसमें जांच परीक्षण होता है। प्रयोगशाला में क्या होता है? जांच परीक्षण, अंतिम सोपान, प्रश्नोत्तर और मूल्यांकन इत्यादि इसी में होता है। दल शिक्षण के गुण देखिए। मेरिट ये है कि बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि है। कक्षा 6 से लेकर उच्च स्तर तक उपयोगी है, मतलब ये प्राइमरी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। कक्षा 6 से लेकर उच्च स्तर तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। ये प्रत्येक मानसिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें प्रतिभाशाली भी बैठ सकता है, कमज़ोर बालक भी बैठ सकता है, मंद बुद्धि बालक भी बैठ सकता है। तत्काल मूल्यांकन भी हो जाता है इसमें। देखिए अंत में उसमें मूल्यांकन होता है तो प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से, तो इसमें मूल्यांकन भी हो जाता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी उद्देश्यों की प्राप्ति इसमें हो जाती है कि उनकी संवेगात्मक बुद्धि, ज्ञानात्मक बुद्धि, क्रिया कर रहे कि नहीं कर रहे बच्चे, सब पता चल जाता है। विद्यार्थियों की लेखन कला का भी आकलन इसमें हो जाता है। विषय विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलता है। अब भैया जिसको बुलाया है बाहर से, किसी विद्यार्थी को बुला रहे हैं, किसी अध्यापक को बुला रहे हैं, सॉरी, तो अध्यापक अपने विषय में तो निपुण होंगे, तभी उनकी डिमांड है, तभी उनको बुलाया जा रहा है। तो विषय विशेषज्ञों से नई बातें, अच्छी बातें, अच्छी मेथड से बच्चों को सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि दो या दो से अधिक शिक्षक होते हैं तो उनका अलग अलग दृष्टिकोण बच्चों के सामने वो अपना प्रदर्शित करते हैं, अपना टीचिंग एक्सपीरियंस सब बच्चों से शेयर करते हैं। फिर विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है इसमें, कि जितना ग्रहण हो सके उतना लीजिए। फिर बाकी आम सभा सत्र में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। फिर विद्यार्थियों की समस्याओं को तत्काल दूर किया जाता है। जैसे विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न सत्र भी चलता है उसमें, आम सभा सत्र में। और दल के प्रत्येक अध्यापक का महत्व एक समान होता है। इसमें मतलब ऐसा भेदभाव वाला मामला नहीं होता। प्रत्येक अध्यापक का महत्व एक समान होना ही चाहिए, होता ही है। फिर दल शिक्षण के दो विषय कि यह एक खर्चीली विधि है कि 2 अध्यापक या 2 से अधिक अध्यापकों को बुलाना है, सब बच्चों को बिठाना है, प्रश्नोत्तरी बांटनी पड़ेगी। फिर दल का गठन करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि अलग अलग विद्यालयों से या जो शिक्षक आते हैं तो उनके भी तो बच्चे होंगे, वे भी तो किसी न किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ का भी टीचिंग टाइम, उनका टाइम शेड्यूल चेंज होता है।
फिर इसका आयोजन नियंत्रित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर अब इतने सारे बच्चे होंगे, सब बच्चों को एक जगह बिठाना, फिर व्यवस्था करना, ये सब कठिन कार्य है, जटिल कार्य है। प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी होती है विधि, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर तो खेल विधि इत्यादि, खेल में सिखाना, करके सिखाना इत्यादि काम आता है। एक बार में केवल एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है। अब अगली सूक्ष्म शिक्षण विधि हम अगले वीडियो में करेंगे कवर। धन्यवाद।